सबसे पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। सबसे पहले मैं सारे मीडिया कर्मियों का जो यहाँ आए हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के लिए हमें वक्त दिया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, दो मकसद हैं। एक तो हमने अभी रिसेंटली पार्टी ज्वाइन की है और हम चुनाव में किन वादों के साथ आ रहे हैं, और दूसरा ये कि बहेड़ी में एक आप ही लोगों के ज़रिए बहेड़ी में कल एक समाजवादी पार्टी कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वो पार्टी से हमने सिंबल लिया है और उसका चुनाव निशान पतंग है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारी टीम यहाँ मौजूद है। और क्योंकि मकसद आज के दौर के हिसाब से तकरीबन 6 महीने से हम लोग पार्टी के टच में थे और सर्वे हम बराबर कर रहे थे। जब से समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 90% वोट दिया, वोट देने के 1 महीने बाद से ही उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुद को ठगा सा महसूस करने लगा, क्योंकि कई मुद्दे आए मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के। किसी भी मुद्दे पे, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या समाजवादी पार्टी के लोकल नेता हों, किसी ने भी जुबान खोलने की हिमाकत नहीं की। पार्लियामेंट से लेकर के सभाओं तक और मीडिया हाउसेस तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, अगर किसी ने दबे कुचलों की, गरीबों की और ख़ास करके मुसलमानों की आवाज़ उठाई है, तो वह हिंदुस्तान में वाहिद एक शख्सियत है जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ये आप लोगों से छिपा नहीं है, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े लोग हैं। अभी अतीक अहमद को भी गोली मारी गई, उसमें भी सारे लोग खामोश रहे। उसकी आवाज़ भी जो उठाई वो भी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई। और रहा सवाल बहेड़ी नगर पालिका चुनाव का, क्योंकि विधानसभा में कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं सोच करके कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे MIM की, इसलिए हम दूसरी पार्टी को वोट दे दें। दे करके देख लिया, कभी सपा में दिया, कभी बसपा में दिया, कभी कांग्रेस में दिया। मुसलमान ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी अपना कोई कायद, कोई रहनुमा नहीं चुना। सबसे पहले कांग्रेस को देते रहे, उसके बाद सपा, बसपा, यही पार्टियां चलती रहीं। वोट ज़रूर ये लोग हमारा लेते रहे, लेकिन कभी भी हमारे हितों के लिए किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कभी भी मुसलमानों के हितों के लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसीलिए बहेड़ी का एक बहुत बड़ा नौजवान तबका और कुछ बुजुर्ग, वो बहुत बड़े हमसे बार बार कहते थे कि आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लो, वो हमारा रहनुमा है। और लोगों की मशवरा मान करके हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की और हमने ऐलान किया, क्योंकि यहाँ कुछ बड़े नेता बहेड़ी के ये चाहते हैं कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाए। यानी वो चाहते हैं कि भगवा लहराए नगर पालिका में। हमने नॉमिनेशन के बाद ही कह दिया था कि किसी भी कीमत पर नगर पालिका में भगवा नहीं लहराने दिया जाएगा। नगर पालिका में अगर लहराएगा तो हरा परचम लहराएगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम होगा। और क्या नीतियां हैं, क्या वजह है ऐसी, अभी हमारी कोई भी किसी तरह की प्रोग्राम सेट नहीं हुए हैं। बहुत जल्द आपको जानकारी दी जाएगी। पार्टी के बड़े नेता, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब से लेके वारिस पठान जी से लेके और ओवैसी साहब के भी शेड्यूल में, उनके बिजी शेड्यूल में टाइम लेने की बात चल रही है। बहुत जल्द उम्मीद है नेताओं के शेड्यूल हमें मिल जाएंगे। और जो चुनाव हम 5 साल से लड़ रहे हैं, 5 साल से हमारा चुनाव बहुत मजबूती का चुनाव था। जीत हम तब भी रहे थे अल्लाह के करम से, और भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा मुकाबला था। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट और सिंबल लेने के बाद, जो हमारा सिंबल पतंग है, उसका लेने के बाद हमारी जीत का फासला बहुत बढ़ चुका है। इंशाअल्लाह हम 5000 वोटों से बहेड़ी नगर पालिका को फतेह करने जा रहे हैं। और हमारा चुनाव निशान पतंग है। हम तकरीबन 6 से 7 वार्डों में घूम के घरों घरों जा करके अपना चुनाव निशान बता चुके हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी को लेकर के बड़ी उठापटक चल रही थी। बहेड़ी विधानसभा चुनाव में तकरीबन बहेड़ी के हर चेयरमैन कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप की वजह से दिया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत में दिया हो, या वजह जो भी रही हो, समाजवादी पार्टी को तकरीबन हर चेयरमैन कैंडिडेट ने चुनाव लड़ाया था। और ऐसा ही
कुछ देखने को रिछा में भी मिला था, वहां के भी 2-3 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी किसी ने ओपनली किसी ने साइलेंटली समाजवादी पार्टी के एमएलए कैंडिडेट को समर्थन दिया था। तो यहाँ भी कुछ रोज पहले आपने देखा होगा एक खेल चल रहा था, बाजार में एक मीटिंग हुई जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने की और मीटिंग करके ये कहा कि जिसको टिकट मिलेगा हम चुनाव उसी को लड़ाएंगे। कार्यकर्ताओं से भी कहा। उस एतबार से टिकट का हक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कोई भी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए था, जिसमें आरिफ वकील साहब भी दौड़ में थे और कार्यकर्ता के एतबार से देखा जाए तो सबसे पहले उनका हक था। लेकिन कल जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक अताउर रहमान जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी सी मुखालिफत बहेड़ी के सारे नेताओं की ली। उन्होंने एक कैंडिडेट उठाया, वो कैंडिडेट पिछले चुनाव में जो खुद अताउर रहमान साहब उनको ये कह के गए थे बहेड़ी वालों से कि मुर्दे में कब तक जान डालोगे, ये खुद कहकर यहाँ गए थे बहेड़ी वालों से, और आज उन्होंने देखा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट हमारा हुआ तो वो नहीं चाहते किसी भी तरह की कोई मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत बहेड़ी में पनपे। इसलिए उन्होंने उनका समर्थन का ऐलान किया है और जो टिकट मिला था मौजूदा चेयरमैन पति को, वो टिकट कट गया है। कल तक जो मौजूदा चेयरमैन पति बहुजन समाज पार्टी को गालियां देते थे, अचानक से उन्होंने भी वो सिंबल छीना पार्टी के कुछ लोगों से मिलकर के, और वो सिंबल जिनसे छीना वो अंसारी बिरादरी के थे, वो हमारे बहुत करीब हैं। शाकिर अंसारी साहब, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। उनका सिंबल धोखे से छीना गया और छीनने के बाद अपना नॉमिनेशन, अपनी पत्नी का नॉमिनेशन वहाँ करा दिया। तो ये बात तो तय है कि जो हाथी के अब कैंडिडेट हो गए, अंसारी बिरादरी से तो एक वोट मिलने से रहा, उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। और बहेड़ी में उनकी छवि कैसी थी ये सारे लोग जानते हैं। चुनाव वो बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे, अब वो 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जिन कैंडिडेट को कल क्षेत्रीय विधायक जी ने समर्थन किया है, उन्हें शायद ये पता नहीं बहेड़ी का इतिहास कि जब जिसको उन्होंने समर्थन किया है उसकी सियासी जमीन खत्म हो गई है। इससे पहले भी वो 2 बार एक कैंडिडेट को लड़ा चुके हैं, उससे पहले भी लड़ा चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ ये रहता है कि बैलेंस करो, हल्के कैंडिडेट को थोड़ा सा भारी करो, जिसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करो, और सब कुछ करने के बाद किसी भी सूरत से बहेड़ी में मुस्लिम कोई नेता पैदा ना हो। और ये एक बार मैंने मीडिया में भी पढ़ा था, एक अखबार ने लिखा था कि वो बहेड़ी में मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहते हैं। तो कोई हमारी किसी से बुराई भलाई नहीं है, लेकिन मेरी जब वो जीते थे, जो कैंडिडेट को जिनका वो सहारा ले रहे हैं, जिनको समर्थन कर रहे हैं, इससे पिछला चुनाव जब वो कैंडिडेट जीते थे तो उन्हें तकरीबन 8,500 वोट मिले थे, और 8,500 वोटों में चुनाव नगरपालिका का जीत पाना मुमकिन नहीं है। पूरी बहेड़ी उनको बेचारा कह रही थी, सिंपैथी लोगों की जुड़ी हुई थी, उन्हें उसके बावजूद 8,500 वोट मिले। वो तो भारतीय जनता पार्टी के चौधरी ओमवीर सिंह जी चुनाव लड़ गए थे, 1700 वोट उन्होंने काट लिए थे, इसलिए 8500 वोट में 8,500 वोट के करीब उनकी जीत हो गई थी। लेकिन जनता ने उन्हें उस वक्त बेचारा कहा था, लेकिन मैं अफसोस के साथ उन्हें आज बेचारा कह रहा हूं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीति का खेल क्या है। उन्होंने समर्थन लेने से पहले ये नहीं सोचा कि अब से 2 साल पहले तक, सन 2002 से लेकर सन 2020 तक, यानी 18 साल तक, मैं आज के मौजूदा विधायक अताउर रहमान जी को वो हमेशा मंजूर साहब का कातिल कहते आए हैं। हर चुनाव उन्होंने यही कह के लड़ा है कि ये मेरे बाप का कातिल है। कभी भी अताउर रहमान उनका नाम नहीं लिया, हमेशा उन्होंने अतरुआ कह के बात की, बदजुबानी से बात की। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं किसी से बदजुबानी से बात नहीं करता। कल उन्होंने समर्थन लिया और कल से तकरीबन मेरे पास 50 कॉलें उन लोगों की आ गई हैं जो असल में मंजूरवादी थे, जो खुद को मंजूरवादी कहते थे, जो ये मानते थे, भले ही हम नहीं मानते कि उन्होंने उनके मर्डर में शामिल थे या नहीं थे, हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन खुद जो कैंडिडेट हैं, जो अब सपा समर्थित कैंडिडेट हैं, वो 18 साल तक लोगों से चीख चीख कर कहते रहे कि यही मेरे बाप का कातिल है, यही मेरे बाप का कातिल है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी बन गई कि आप बहेड़ी के सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और आप एक नेता के कार्यकर्ता बन गए जाकर के,
तो लीडरशिप तो उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ खत्म हो गई। 80% या 70% मंजूरवादी लोग जो मंजूर साहब से मोहब्बत करते थे वो सारे लोग हमारे कांटेक्ट में हैं और बहुत जल्द आप ही के जरिए बहेड़ी को बताया जाएगा कि कौन कौन अब हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से बहेड़ी की आवाम से कह रहा हूं कि आप इस सियासी चाल को समझें। आज हमारी पार्टी जिसका परचम हरा है, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, जिसका चुनाव निशान पतंग है, आने वाली 11 तारीख को आप सारे लोग एक होकर के बहेड़ी नगर पालिका को भगवा से बचा करके बहेड़ी नगर पालिका में हरा परचम लहराने में हमारा साथ है। और मैं फिर बहेड़ी के लोगों से एक दरखास्त और करूंगा कि जो फैसला कल समाजवादी पार्टी कार्यालय बहेड़ी में हुआ, यही ठीक सीन रिछा में भी चुनाव में हुआ था। वहां के कैंडिडेट्स ने भी, चेयरमैनी जो कैंडिडेट है नगर पालिका के, वहां क्षेत्रीय विधायक जी को उन लोगों ने समर्थन दिया था। तो क्या आपने तो ये चुन लिया कि यहाँ बहेड़ी के सारे कैंडिडेट्स, चाहे वो कोई भी हो, वकील साहब से लेके, कातिब साहब से लेके, सलीम साहब से लेके, या जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे शाकिर अंसारी साहब हों, सारे लोगों ने आपको चुनाव लड़ाया। आखिर कौन सी ऐसी जरूरत, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आपने सबको दरकिनार करके एक शख्स को चुन लिया? और यही चीज रिछा में देखने को मिली थी। तो आप क्या फैसला रिछा में भी लेंगे, वहां भी किसी का समर्थन करेंगे? ऐसा दोहरा व्यवहार बहेड़ी के साथ क्यों? रिछा में तो आप नहीं चाहते, रिछा में आपने फ्री कर रखा है कि किसी को समर्थन नहीं, सब अपना अपना चुनाव लड़ो, सब ने मुझे लड़ाया है, सब मेरे भाई हो। तो क्या रिछा के लोग आपके भाई हैं, बहेड़ी के लोग आपके गैर हैं? विधानसभा चुनाव में ये पूरी विधानसभा बहेड़ी एक परिवार है, लेकिन जब नगरपालिका के चुनाव आते हैं तो ये बहेड़ी अलग परिवार है, रिछा अलग परिवार है। लेकिन आपने जो दोहरा व्यवहार किया है, ये चुनाव आपने सपा वर्सेस MIM नहीं किया, बल्कि चुनाव आपने रिछा वर्सेस बहेड़ी किया। और आप कितनी भी कोशिश कर लें कि बहेड़ी में लीडरशिप ना पनपे, इंशाअल्लाह हम ऐलान कर रहे हैं, बहेड़ी में बहुत जल्द बहेड़ी का सियासी वकार बहेड़ी में वापस आने वाला है। आपने इससे पिछले चुनाव में कोशिश की, एक मुस्लिम कैंडिडेट को हराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आप नहीं हरा सके, वो जीत गए। उससे पिछले चुनाव में इन्हीं मौजूदा अंजुम रशीद साहब को आपने हराने की लाख कोशिश की, आप उनको नहीं हरा सके। उससे पहले चुनाव में आप मरहूम जमील साहब को आपने लाख हराने की कोशिश की, आप उनको नहीं हरा सके। अब किसको हराना चाहते हैं आप? ये जो बहेड़ी में 20,000 या 22,000 वोट के सपने हैं, ये आपके सपने नहीं थे, ये बहेड़ी के तमाम आवाम के साथ साथ बहेड़ी के तमाम छोटे बड़े नेताओं की मेहनतें थीं जो आपको इतना वोट मिला। अब अगली बार देखेंगे कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, कितना वोट आपको मिलेगा, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, ये बहेड़ी के हक के लिए आपने नहीं किया, और अगर आपने बहेड़ी में किया है तो आपको रिछा में भी ये जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो साफ जाहिर है कि आप बहेड़ी में किसी भी मुस्लिम सियासी लीडर को उभरने देना नहीं चाहते। और मैं आपसे कह दूं कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं, चेयरमैन पति रहे हैं, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि एक धोखे फंदे के साथ इन्होंने शाकिर अंसारी साहब का सिंबल छीना और पार्टी के कुछ लोगों से मिलकर के अपनी पत्नी का नॉमिनेशन करा दिया। कुछ वोट इन्हें 200-400 वोट अंसारी बिरादरी के मिलने की उम्मीद थी, 2-4 वोट नहीं मिलेंगे। और समाजवादी की तारीफ कर करके जो वोट चाह रहे थे, अब बहुजन समाज पार्टी का इन 15 दिन के अंदर सिंबल कहां कहां ले जाएंगे, किसको बताएंगे। तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो गई। लोग जाकर के, जो आपके लोग हैं, वो ढूंढेंगे समाजवादी पार्टी का सिंबल, और जब वहां सिंबल नहीं मिलेगा तो हाथी को तो आप जानते हैं कोई पसंद करता नहीं बहेड़ी में, अच्छी तरह से सारे लोग जानते हैं। तो वो लोग भी जो हमारे नहीं हैं, वो लोग भी वहां पर पतंग का सिंबल देखेंगे और पतंग पर ही अपनी मोहर लगाएंगे। मैं आप तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने जो कुछ वादे किए हैं, एक वादा उसमें जो समाजवादी पार्टी के समर्थित कैंडिडेट हैं, वो बार बार कह देते हैं कि स्टेडियम कहाँ से बनवा देगा, स्टेडियम कहाँ से बनवा देगा। तो मैं उनकी कंफ्यूजन दूर कर दूं
मैं कोई इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बनवाने जा रहा हूँ। मैं जीतने के बाद एक मिनी स्टेडियम बनवाऊंगा जिसमें एक इंडोर स्टेडियम भी होगा, जिसमें बास्केटबॉल से लेके वॉलीबॉल और बैडमिंटन के लिए अच्छे इंतज़ाम होंगे, और एक फील्ड होगी सिंपल सी जहाँ 2-4 रूम बने होंगे और वहाँ पर क्रिकेटर्स के लिए या जो भी प्लेयर्स हैं उनके लिए किट्स रखी होंगी और वहाँ पर वो जाकर के खेल सकेंगे। ये कोई ऐसी या बहुत बड़ा 100-200 करोड़ का स्टेडियम नहीं होगा। ये हार्डली ज़मीन जो नगर पालिका की बाईपास पे, इस बाईपास पे पड़ी हुई है, उसमें बना दिया जाएगा। और उसमें मैं समझता हूँ जो हमारी इंजीनियर से बात हुई है वो 50-60 लाख से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। और दूसरा, हम जो चौराहों का सौंदर्यीकरण कहते हैं, तो चौराहों का सौंदर्यीकरण आप बहेड़ी के पास जाकर के देखिए, उसमें लिखा होता है कि आई लव बहेड़ी या आई लव अजमेर, इस तरह से लिखा होता है। एक अच्छा सा लगता है, लोग सेल्फी पॉइंट बना लेते हैं। तो उस तरह के कुछ हम लोग को सौंदर्यीकरण चौराहों का कराना है। तीसरी चीज़, एम्बुलेंस हमारी बहुत एम है, बहुत अहम है हम लोग के लिए, क्योंकि हमने देखा है हमारी कारें दिनों रात पेशेंट को ले जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हम लोग को एम्बुलेंस करा करके देनी पड़ती है। तो 4 एम्बुलेंस तो जो छोटी होंगी नॉर्मल सी 5, और एक एम्बुलेंस जो आईसीयू होती है कि अगर कई बार ऐसा होता है हार्ट पेशेंट हो और यहाँ से दिल्ली या लखनऊ डॉक्टर रेफर कर दे, तो वो एम्बुलेंस 30 से 35 हज़ार रुपये किराए में जाती है। हम उसे नगर पालिका में प्रोवाइड कराएंगे और खुदा ना करे किसी को ज़रूरत पड़े और ज़रूरत पड़ती है तो वो एम्बुलेंस आप लोग को फ्री लेके जाएंगी। और तीसरी चीज़, मोबाइल ट्रांसफार्मर्स। आप देखिए कितनी नगर पालिकाओं में मोबाइल ट्रांसफार्मर है। हम लोग रात भर जूझते हैं, रात भर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी बरेली से ट्रांसफार्मर आते हैं, कभी कहीं से ट्रांसफार्मर आते हैं। तकरीबन आधा दर्जन ट्रांसफार्मर नगर पालिका अपने बनाएगी जो मोबाइल ट्रांसफार्मर होंगे। ट्रांसफार्मर फूकने के आधे घंटे के अंदर नगर पालिका के जरिए वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप देखिए, ई रिक्शा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जाम बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम ये नहीं चाहते जाम के साथ ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी खराब हो। इसके लिए एक सिस्टम बनाया है हमने, एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि जो बाहर गांव से आने वाले लोग हैं, अगर शेरगढ़ शाही इस साइड से जो लोग आते हैं वो शेरगढ़ चौराहे तक ही सीमित रहेंगे, वो अपनी सवारी वहाँ छोड़ेंगे। नारायण नगला गुरसौली की तरफ से आने वाले मोहम्मदपुर चौराहे तक ही अपनी सवारी लाएंगे, और यहाँ नदेली, राय नवादा, सकरस वाली साइड से यहाँ तक ही लाएंगे जो रेलवे क्रॉसिंग है फैक्ट्री वाली, और यहाँ से किच्छा वाले साइड वाले शाहगढ़ के पास, और इन जगहों पर, और गिरधरपुर और जोखनपुर वाले यहाँ तक लाएंगे जो डिग्री कॉलेज के पास तिराया है, बाईपास है। और इन जगहों पर शेड बना करके मोबाइल इनके चार्जर भी लगा दिए जाएंगे, ताकि जितनी देर वो वहाँ खड़े हों अपना बहुत आसानी के साथ टुक को चार्ज कर लें। इससे क्या होगा, बहेड़ी कस्बे के जो टुक वाले रहने वाले हैं उनके आधार कार्ड लेकर के हम उनको नंबर अलॉट कर देंगे। वो बहेड़ी से बाहर नहीं जा सकेंगे, इंस्टेंट तक रहेंगे, और जो बाहर विधानसभा से आने वाले लोग हैं वो यहाँ तक रहेंगे। ये हमारा ब्लूप्रिंट है, और हमने इसके लिए टुक वालों से मशवरे किए हैं जो लोग इससे बहुत खुश हैं। और ये भी बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, मुश्किल से 20-30 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। और ऐसे ही हमने सीसीटीवी के लिए इसलिए कहा है कि आए दिन आप देखो चोरियां हो जाती हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, कभी होली पे विवाद हो जाते हैं, करते कुछ लोग हैं, नाम किसी और का आता है। तो बहेड़ी के हर धार्मिक स्थल पे और बहेड़ी के हर चौराहे पे, हम हर गली हर दरवाजे की बात नहीं कर रहे हैं, हर धार्मिक स्थल पे, हर चौराहे पे हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। और ये भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 50 लाख के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। और इसके बाद हमने गेट, जो एक ज़माने से सुनते आए हैं कि गेट बनेंगे, तो मैं ऐलान कर रहा हूँ बहेड़ी के चारों कोने पे एंट्रेंस और एग्जिट द्वार बनेंगे। और मैं नाम भी क्लियर कर दूं, एक गेट जिसका नाम मदार गेट होगा, दूसरा गेट जिसका गेट आला हजरत गेट होगा, तीसरा गेट जिसका गेट शाहजी गेट होगा, और एक गेट जो सकलैनी गेट होगा, और एक जो शाहगढ़ के एंट्रेंस पे बनेगा वो अली शाह मियां गेट के नाम से जाना जाएगा, और एक महादेवपुरम की साइड में वहाँ गेट बनेगा। हम अपने वहाँ के हिंदू भाइयों से मशवरा करके उनके किसी बुजुर्ग, उनके किसी देवी देवता के नाम पे जिसको वो सहमति देंगे उनके नाम से उस गेट को बना दिया जाएगा। और सबसे अहम चीज़ कि हमेशा पार्क को लेकर के बड़े विवाद होते हैं कि पार्क बनेगा बच्चों के लिए। हम इसी धोबी तालाब पे
इसी की परमिशन ले करके यहीं पर एक बहुत बड़ा पार्क बनाएंगे, जिससे बहेड़ी के लोग शाम को यहाँ पे घूमने फिरने आ सकते हैं और दिन में बच्चे यहाँ झूला झूल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ वादे हैं, और वादे भी जो हैं उसको बाद में विस्तार से समझा दिया जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं, एक नेताजी ने इस पूरे चुनाव के लिए कॉमेडी दे दी है। वो कॉमेडी बड़ी अच्छी है, चुटकुला है। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली हम हर घर को देंगे, दुकानों को नहीं देंगे। तो मैं सिर्फ एक सवाल आप लोगों के जरिए बहेड़ी की जनता से पूछना चाहता हूं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देना तो नगर पालिका के किसी भी कानून में नहीं आता। आप 300 छोड़िए, आप 3 यूनिट बिजली नहीं दे सकते, क्योंकि बिजली विभाग आपके पास है ही नहीं, आपके अधीन नहीं आता। वो उत्तर प्रदेश सरकार या बिजली विभाग मंत्रालय का ही काम है। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूं, ये 300 यूनिट बिजली बात की बात है। सिर्फ ये बता दो, आप पिछले 5 सालों में किसी एक बहेड़ी के किसी भी एक इंसान का आपने 100 रुपए या 200 रुपए, कभी कभी बिल ज्यादा आ जाते हैं, किसी एक का भी आपने बिल कम कराया हो तो आप हमें बता दो। अक्सर गलियों के फेस उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। ट्रांसफार्मर तो बड़ी चीज है, आप तो घर से नहीं निकलते अपने हुजरों से, आप क्या करेंगे? तो आप मुझे ये बता दो, किसी एक गली का एक फेस भी आपने जुड़वाया हो तो एक फोटो दिखा दो, या कोई ऐसा शख्स ले आओ जो कह दे कि हमारी गली का फेस जुड़वाया हो। ट्रांसफार्मर आए दिन फूकते हैं हम लोग, और कई सभासद कैंडिडेट हैं वो बदलवाते रहते हैं। आप बता दो बहेड़ी में क्या कभी आपने एक ट्रांसफार्मर भी बदलवाया हो? ये सारी चीजें हैं। ये नेता जो 5 सालों से घर में थे, ये अब 2 महीने या 15 दिन में आकर के बहेड़ी की नगरपालिका चाहते हैं। लेकिन बहेड़ी की जनता बहुत समझदार है। वो सारे लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल मैं हमेशा गरीबों, अमीरों, छोटे बड़े हर किसी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चला हूँ। चाहे दीन का काम हो, चाहे कौम का काम हो, चाहे किसी भी मजहब के लोगों का काम हो। अगर रात के 3 बजे मुझे किसी ने बुलाया है या दिन में मुझे किसी ने बुलाया है, मैं हर वक्त जनता के साथ रहा हूँ। अब जनता की बारी है, और जो प्यार मुझे बहेड़ी के लोगों से मिल रहा है, मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ, जिस तरह से पिछले 5 साल मैंने मेहनत की है आप लोगों के साथ, उसी तरह से आने वाली पूरी जिंदगी में आप लोगों के साथ काम करता रहूँगा, आप लोगों का साथ देता रहूँगा। आप तमाम लोगों का और बहेड़ी की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर बार मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी पत्नी रज़िया भी, जिनका चुनाव निशान पतंग है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो पार्टी की कैंडिडेट हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। आप सारे लोगों से गुजारिश है कि आने वाली 11 तारीख को पतंग के सामने मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं, जो वादे हमने किए हैं, जिस तरह से मैंने काम किया है, उसी तरह से मैं आप लोगों के बीच में सारी उम्र रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।